हेलो वांगचैन एंड जान लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके लिए कनेक्शन और लव का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। हेलीकॉप्टर से उतरते ही ईबो ने पूछा, क्या हुआ? युआन ने घबराते हुए कहा, भैया वो डेड बॉडीज कहाँ पर है? ईबो ने शॉक्ड होते हुए पूछा। ये सुनकर हाइक्वेन और युआन एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हाइक्वेन ने कहा कि मेरे साथ आओ। जैसे ही वो लोग लिफ्ट से 5th फ्लोर तक पहुंचे, एक बुजुर्ग आदमी वहां पर उनका इंतजार कर रहा था। एक्चुअली वो रिसर्च टीम के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, डॉक्टर हैन जी को। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही उन्होंने कहा कि आप लोग मेरे साथ आइए। डॉक्टर हैन को वहाँ पर देखकर सब लोग चौंक गए, क्योंकि नॉर्मली वो अपने रिसर्च में ही बिजी रहते थे। इसलिए वो अपनी लैब से बाहर तभी आते थे जब कोई बहुत ही ज़रूरी काम होता था। तभी वो लोग एक कमरे के पास आ गए। डॉक्टर हैन उन लोगों को खिड़की के पास ले गए और कमरे के अंदर इशारा करते हुए कहा कि सारी डेड बॉडीज यहाँ पर है। उन सभी लोगों की डेड बॉडीज को देखकर लग रहा था कि जैसे उनको किसी ने टॉर्चर किया है। पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। सब लोग समझ गए कि इन लोगों को टॉर्चर करने से ही इन लोगों की मौत हो गई है। बॉडी की खराब हालत देखकर युआन को तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ। उसने कहा कि इस तरह से कौन करता है यार? ऐसा कौन राक्षस हो सकता है? किसी इंसान को इतना टॉर्चर करके कौन मारता है? ईबो ने युआन को शांत कराते हुए कहा कि युआन प्लीज एंड लिसन, तुम चिंता मत करो, मैं अभी देखता हूँ। फिर वो डॉक्टर हैन की तरफ मुड़ा और कहा कि मुझे इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि असल में इन लोगों के साथ हुआ क्या है। डॉक्टर हैन ने देखा कि वो बिल्कुल शांत खड़ा था, पर उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने मन ही मन सोचा कि अब उन लोगों की खैर नहीं जिन्होंने ईबो की टीम के लोगों को चोट पहुंचाई है। डॉक्टर हैन ने कहा, आप मेरे ऑफिस चलिए, मैं आपको वहीं पर सब कुछ बताता हूँ। अपने ऑफिस में जाते ही डॉक्टर हैन ने कहा कि आप लोगों ने उनकी बॉडीज की हालत तो देखी ही है, इसलिए आपको तो पता चल ही गया होगा कि उन्हें कितना टॉर्चर करके मारा गया है। पर पोस्टमार्टम से ये साफ पता चलता है कि उनके शरीर में तरह तरह की ड्रग्स हैं। उनके शरीर पर घाव को देखकर लगता है कि उनको करीब 2 हफ्तों तक बहुत टॉर्चर किया गया है। ये कुछ घाव नए हैं तो कुछ पुराने घाव हैं। ये सुनकर हाइक्वेन ने पूछा कि क्या आपको पता है कि उन लोगों के ऊपर कैसे ड्रग्स यूज़ किए गए हैं? डॉक्टर हैन ने कहा, ये कोई नॉर्मल ड्रग्स नहीं है। इनके इस्तेमाल के बाद आदमी का बचना नामुमकिन है। अभी तक पूरी तरह से हालांकि रिसर्च नहीं हो पाई है, पर डिटेल्स रिपोर्ट के आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन अभी कम से कम 1 महीना लगेगा डिटेल रिपोर्ट्स आने में। तभी युआन ने पूछा कि अच्छा, डिटेल रिपोर्ट से हम लोगों को क्या पता चल सकता है? डॉक्टर हैन ने कहा, क्योंकि ये ड्रग बहुत ही अजीब तरीके के हैं, इसलिए इतनी तो बात पक्की है कि कोई भी इसे आसानी से नहीं खरीद सकता और इसकी खरीदारी या बिक्री का रिकॉर्ड कहीं ना कहीं तो ज़रूर होगा। इसलिए अगर हमें एक बार ये पता चल जाए कि इसे बनाने में किन किन केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है, तो हम पता लगा लेंगे कि किसने इन केमिकल्स को कहाँ से खरीदा है। युआन कुछ कहना चाहता था, पर उसे रोकते हुए हाइक्वेन ने कहा कि मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, पर यह भी तो हो सकता है कि किसी ने इन केमिकल्स को कहीं से चुरा लिया हो। पर हाँ, एक बार अगर हमें इन केमिकल्स के बारे में पता चल जाए तो फिर हम ये पता लगा सकते हैं कि इनको कहाँ पर बनाया गया है, और फिर सीसीटीवी फुटेज के द्वारा हम लोग पता लगा सकते हैं कि इसे किसने चुराया है या फिर किसने खरीदा है। डॉक्टर हैन ने कहा, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके बारे में पता लगाना इतना आसान नहीं होगा, पर शायद हम कामयाब भी हो सकते हैं। ईबो वहाँ पर चुपचाप खड़ा था। वो कुछ नहीं बोल रहा था। वो मन ही मन ये सोच रहा था कि कहीं जान का इन सब से कोई कनेक्शन तो नहीं, क्योंकि ये लोग जान के पास्ट के बारे में पता लगाने गए थे और तभी उन लोगों को किसी ने मार दिया। वैसे तो ईबो के बहुत सारे दुश्मन थे, पर वो एक बार के लिए कंफर्म करना चाहता था कि आखिर इसके पीछे हाथ किसका है। उसने डॉक्टर हैन की तरफ बिना देखे ही पूछा, आपके पास इन लोगों के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन है क्या? डॉक्टर हैन ने कहा कि
हमारे साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट ने बताया है कि इन लोगों को कैसी मानसिकता के लोगों ने मारा है। ईबो ने इशारों इशारों में डॉक्टर हैन से रिपोर्ट्स पढ़ने के लिए कहा। डॉक्टर हैन रिपोर्ट्स पढ़ने लगे और उसमें लिखा था कि इन लोगों की बॉडी पर घाव के निशान को देखकर लगता है कि जैसे इन्हें मारने वाले लोग इनके पर्सनल दुश्मन थे, और हमें ये पता चलता है कि वो लोग आपके खिलाफ भी बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग ये मैसेज भेजना चाहते हैं कि जैसे आपसे उनकी सदियों से दुश्मनी हो। सुनकर ईबो चौंक गया और कहा कि क्या आप बता सकते हैं कि किन वजहों से आप ऐसा कह रहे हैं? तभी डॉक्टर हैन ने एक प्लास्टिक बैग ईबो को देते हुए कहा कि इसमें जो मेमोरी कार्ड है वो मैंने इनमें से एक की बॉडी के अंदर से निकाला है। ये शायद आपके लिए है। मुझे तो लगता है कि जब वे लोग इसे मारने वाले थे तो इसने सबूत बचाने के लिए ये मेमोरी कार्ड शायद खा लिया था, लेकिन जब हम लोगों ने इसे साफ करके कंप्यूटर में चलाने की कोशिश की तो इसके अंदर एक वीडियो फाइल और एक ऑडियो फाइल थी। बॉडी के अंदर ज़्यादा देर तक रहने से मेमोरी कार्ड खराब हो गया, इसलिए हमारे आईटी एक्सपर्ट इस वीडियो फाइल को तो नहीं बचा पाए, लेकिन हाँ, ऑडियो फाइल को उन लोगों ने ज़रूर बचा लिया। ईबो ने तुरंत कहा, ठीक है डॉक्टर साहब, आप अभी इसकी रिकॉर्डिंग प्ले कर सकते हैं क्या? इज इट पॉसिबल? डॉक्टर हैन ने अपना लैपटॉप निकाला और ऑडियो रिकॉर्डिंग चला दी। वहाँ पर खड़े सभी लोगों का ध्यान अब बस उस ऑडियो को सुनने में था। वहाँ पर खड़े सभी लोग ध्यान से उस ऑडियो को सुनने लगे। रिकॉर्डिंग कुछ ऐसी थी, बॉस, अगर आप इस रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि मेरी मौत हो चुकी है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें पता चला कि जिस रात वो लड़का रिजॉर्ट से गायब हुआ था उसके अगले महीने ही उस रिजॉर्ट के मैनेजर और बाकी के स्टाफ के एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। हम लोगों को पता नहीं चला, पर कोई लगातार हम लोगों को फॉलो कर रहा था और हम उनके जाल में फंसकर पकड़े गए। हमने उस लड़के के बारे में पता भी लगा लिया है। हमारी जानकारी के हिसाब से उस लड़के को गोली लगने से उसकी मौत हो चुकी है और हीरे का कोई कनेक्शन। इसके बाद रिकॉर्डिंग में बस चीखने चिल्लाने की आवाज़ें थी। ईबो को लगा था कि रिकॉर्डिंग खत्म हो गई है, पर अगले 15 मिनट तक रिकॉर्डिंग चलती रही। उसमें बस दर्द से कराहने की आवाज़ों के अलावा कुछ नहीं था। पूरी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद सब लोग चुपचाप खड़े हुए थे। कोई कुछ नहीं कह रहा था, बस सब लोग ईबो की तरफ देख रहे थे। पर ईबो तो अपनी ही यादों में कहीं खोया हुआ था। उसे ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी कि जान तो अभी जिंदा है, फिर इन लोगों ने क्यों कहा कि उसकी मौत 7 साल पहले हो चुकी है। उसके मन में तरह तरह के सवाल आ रहे थे कि क्या वो सच में जान है या वो कोई और, उसके रूप में कोई बहरूपिया। पर तभी ईबो ने सोचा कि दोनों का चेहरा तो मिलता है। जान को वो वी के नाम से 7 साल पहले जानता था और अभी जिस जान को जानता है वो बिल्कुल सेम है। बिल्कुल वी की तरह दोनों के चेहरे मिलते हैं। इसके अलावा ईबो के मन में एक और गुस्सा था कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने 7 साल पहले जान को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। अगर मेरी टीम ने कुछ जानकारी निकाली है तो इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ सच्चाई होगी। वहीं पास में खड़ा युआन भी मन ही मन सोचने लगा कि शायद जान ने 7 साल पहले कुछ ना किया हो, बल्कि उसी के ऊपर अटैक हुआ हो। वो ईबो से इस बारे में बात करना चाहता था, पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर वो समझ गया कि अभी ईबो भाई से बात करना अच्छा नहीं होगा। वहीं डॉक्टर हैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उस लड़के की मौत की खबर सुनकर इन तीनों भाइयों को आखिर हुआ क्या। पर उन्हें कहाँ पता था कि ईबो की ज़िंदगी में जान की कितनी अहमियत है। उनको लगा कि शायद कोई प्राइवेट मैटर हो सकता है, इसलिए वो चुपचाप कमरे से बाहर चले गए ताकि तीनों भाई आपस में बातचीत कर सके। इससे पहले कि कोई और कुछ कहता, ईबो कमरे से बाहर चला गया। वो जल्दी से जल्दी जान के पास पहुंचना चाहता था, क्योंकि अभी जिस हालत में वो था बस जान ही उसके गुस्से को शांत कर सकता था। इससे पहले कि हाइक्यून और युआन उसके पास पहुंचते, तब तक वो हेलीकॉप्टर से जान के घर की तरफ चला गया। हाइक्यून ने युआन से कहा कि हम दोनों के लिए एक और हेलीकॉप्टर का इंतजाम करो, हम लोगों को भी जान के घर जाना चाहिए युआन। ईबो जैसे ही जान के घर पहुंचा, वो घर के अंदर जाकर जान को ढूंढने लगा
और बार बार उसका नाम पुकारने लगा। जान, जान, वेयर आर यू जान, जान। वो बार बार उसका नाम पुकार रहा था। तभी किम आंटी किचन से बाहर आई और कहा कि जान सर तो अपने कमरे में है सर, मैंने उन्हें 1 घंटे पहले ही डिनर उनके कमरे में भेज दिया है। ईबो मन ही मन सोचने लगा कि इज एवरीथिंग ओके, सच में सब कुछ ठीक है, क्योंकि जान कभी भी अपने कमरे में खाना नहीं खाता है। तभी किम आंटी ने कहा कि हाँ सर, सब कुछ ठीक है ना, जान सर तो कह रहे थे कि उन्हें कुछ काम है, इसलिए उन्होंने रात का खाना अपने कमरे में ही मंगवाया है। ईबो ने किम आंटी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और वो जान के कमरे की तरफ चला गया। वो कमरे का पासवर्ड जानता था, इसलिए उसने पासवर्ड डाला और कमरे के अंदर चला गया। अंदर जाते ही वो चारों तरफ जान को ढूंढने लगा। वो जैसे ही जान के बेडरूम में पहुंचा तो जान वहां पर नहीं था। चारों तरफ ढूंढने के बाद ईबो को लगा कि शायद वो लाइब्रेरी में बैठा होगा, इसलिए वो लाइब्रेरी चला गया। इधर जान लाइब्रेरी के सोफे पर लेटकर गाने सुन रहा था और उसने अपने फेस पर फेस मास्क लगाया हुआ था और वहीं उसके बगल में ऑरेंज बैठा हुआ था। पिछले कुछ दिनों से जान ऑरेंज को अपने कमरे में आने दे रहा था, क्योंकि एक बस ऑरेंज ही था जो उसे अच्छी तरह से समझता था और उसके साथ समय बिताकर जान को बहुत अच्छा लगता था। लाइब्रेरी के अंदर आते ही ईबो जान का नाम पुकारने लगता है, पर जान के कानों में तो हेडफोन्स लगे हुए थे, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। इधर जान के ना मिलने पर ईबो का बुरा हाल था। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं 7 साल पहले की तरह फिर से मेरी ज़िंदगी से जान कहीं अचानक गायब ना हो जाए। तभी उसकी नज़र सोफे पर लेटे जान की तरफ गई। उसके पास जाकर उसने धीरे से कहा, जान। इस वक्त जान ने अपने चेहरे पर फेस मास्क लगा रखा था, पर ईबो को एहसास हो गया कि वो जान ही है। जैसे ही ईबो ने धीरे से उसके चेहरे से फेस मास्क हटाया, जान ईबो को देखकर चौंक गया, क्योंकि उसे तो ये पता था कि ईबो किसी काम से बाहर गया है और अचानक अपने पास उसे देखकर वो हक्का बक्का रह गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, ईबो ने उसे कसकर गले लगा लिया। बेचारा वहीं पास खड़ा ऑरेंज अचानक से धक्का लगने पर सोफे से नीचे गिर गया। जैसे ही जान ने ऑरेंज को नीचे गिरते हुए देखा, वो जोर से चिल्लाया, ऑरेंज! जान ईबो को अपने से अलग करना चाहता था, पर ईबो ने दोबारा उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा कि तुम प्लीज उस रोबोट के बारे में चिंता मत करो, मैं तुम्हें दूसरा रोबोट दिला दूंगा। I'll buy new robot for you, जान। For God's sake, don't think about that robot. जान को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है और ईबो आखिर ये सब क्यों कर रहा है। जान पूरी तरह से कंफ्यूज था। ईबो ने कहा कि आई एम सॉरी जान, पर प्लीज़ मुझे अभी तुम्हें गले लगाने दो, मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। प्लीज़ इट्स जस्ट ए रिक्वेस्ट जान, मुझे अपने आप से अलग मत करो। तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना डरा हुआ हूँ, मुझे डर लग रहा है जान। ईबो को भी अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जान के प्यार में इतना पागल हो गया है कि उसके एक झलक पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तभी जान को एहसास हुआ कि सच में ईबो बहुत डरा हुआ है। उसका पूरा बदन डर के मारे कांप रहा था। तो वो मन ही मन सोचने लगा कि इसके जैसा शैतान आदमी आखिर किस चीज़ से डर सकता है। वो अपने आप को उससे अलग करना चाहता था, पर पता नहीं क्यों वो अलग नहीं कर पा रहा था और जान उसके डर को नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ईबो के मन में किस बात का डर आ गया है, उसके मन में चल क्या रहा है। भले ही दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कह रहे थे, पर उस सन्नाटे के आगोश में भी उन दोनों के बीच में बेहद प्यार था। पर किस्मत भी कितनी अजीब होती है ना। जिस प्यार का इंतजार जान अपनी पूरी जिंदगी कर रहा था और आखिरकार जब वो उस प्यार को पा रहा था और वो प्यार उसकी चौखट पर दस्तक दे रहा था, तब उसे अपना मिशन पूरा करना था। ईबो से बदला लेना चाहता था वो, और शायद यही वजह थी कि उसका प्यार देखकर भी जान उससे दूर होने की कोशिश करता था। अगले कुछ मिनटों तक ईबो उसी तरह जान की बाहों में पड़ा रहा। वो अपने आप को उसकी बाहों में सुरक्षित महसूस कर रहा था। ईबो का तो मन था कि अगर वो पूरी जिंदगी ऐसे ही रह पाए तो शायद उसके लिए कम होगा, पर उसने मन ही मन सोचा कि अभी ज़्यादा लालच
करना अच्छा नहीं है। उसने जान को अपनी बाहों से अलग किया और उसके माथे पर एक किस कर दिया। ईबो के इस बिहेवियर से जान बहुत ही कंफ्यूज था और मन ही मन सोच रहा था कि ईबो के दिमाग में चल क्या रहा है। तभी ईबो ने पूछा कि जान, मुझे सच सच बताओ कि तुम बिल्कुल ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना जान? पर असल में ईबो तो ये पूछना चाहता था कि क्या सच में उसे कभी गोली लगी थी। जान ने जवाब दिया कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर क्या हुआ है तुम्हें ईबो? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? आई एम परफेक्टली फिट, सी, देखो। ईबो ने कहा कि हाँ, आई नो, अब मुझे बेटर फील हो रहा है। मैं डर गया था जान। अगर जान को ईबो के डर का एहसास नहीं होता तो वो ऐसी बातों पर हंसने लगता शायद, पर इस वक्त जान उसके डर को महसूस कर पा रहा था। इसलिए उसने पूछा कि ईबो, अचानक क्या हो गया यार? तुम इतना डर क्यों गए हो? ईबो ने कहा, मुझे लग रहा था जैसे किसी ने मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली हो। ये सुनकर जान मुस्कुराने लगा और कहता है कि अब किस इंसान में इतनी हिम्मत हो गई जो वांग ग्रुप्स के मालिक के साथ कुछ ऐसा करे? हाँ, और वैसे भी तुम्हारे आसपास ना हमेशा बॉडीगार्ड्स रहते हैं, इसलिए तुम्हें इन सब चीज़ों की चिंता करने की क्या ज़रूरत? और मेरे घर पर तो यू आर कम्प्लीटली सेफ, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। ईबो आकर जान के बगल में बैठ गया और कहा कि बॉडीगार्ड्स? हाँ, तुमने मेरे आसपास कभी बॉडीगार्ड्स देखे हैं? जान ने मुस्कुराकर कहा, ए, मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। हाँ, हम लोग जब भी बाहर जाते हैं तब तब मैंने देखा है कि कुछ लोग तुम्हारे आगे पीछे चलते हैं। ऐसा मत सोचना कि मुझे कुछ समझ नहीं आता, ओके? जब से जान और ईबो का एक्सीडेंट हुआ था तब से ईबो ने अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर दिया था कि वो लोग हमेशा उनके साथ रहें। उसने तो ये भी सख्त हिदायत दी थी कि इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जान को कभी पता ना चले कि तुम लोग आसपास घूमते हो। पर इस स्मार्ट लड़के ने तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बॉडीगार्ड्स को देख भी लिया था और उन्हें चकमा भी दे दिया था। ईबो ने हंसते हुए कहा, हाँ, अच्छा, तो तुम्हें उनके बारे में पता है? हाँ, बाय द वे, तुम्हें कब पता चला उनके बारे में? जान ने बताया कि मुझे तो डे 1 से पता चल गया था, पर मैं कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें बताना ठीक नहीं समझा। सुनो, उन लोगों को कह देना कि जब मैं अकेला रहूं तो कोई मुझे फॉलो नहीं करेगा, नहीं तो उन्हें भी पता चल जाएगा कि जान कौन है। ईबो ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं कह दूंगा उन लोगों को, ओके? तब तक हाइक्यून और युआन भी जान के घर पहुंच गए थे। अंदर आते ही उन दोनों ने किम आंटी से पूछा कि जान और ईबो कहाँ हैं। उन्होंने बता दिया कि वो दोनों लाइब्रेरी में बैठे हैं, इसलिए दोनों भाई लाइब्रेरी की तरफ चले गए। वहाँ पहुंचकर हाइक्यून ने कहा कि अगर आप दोनों की परमिशन हो तो मैं कुछ कहूँ। हाइक्यून और युआन को देखकर जान मुस्कुराने लगा और कहा कि ओह श्योर, व्हाई नॉट, आप दोनों को मैं कैसे मना कर सकता हूँ। अभी तो मुझसे ज़्यादा ईबो को आप दोनों की ज़रूरत है। आपको पता है, थोड़ी देर पहले तो डर के मारे ईबो की पैंट ही गीली हो गई थी। ईबो ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, ओह हेलो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके? जान ने मजाक में कहा, अब बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है ईबो। अगर तुम एक बार ये मान भी लोगे कि तुम बहुत डरे हुए थे तो इससे तुम्हारी कोई मर्दानगी कम नहीं हो जाएगी, ओके? जान के इतना कहते ही हाइक्यून और युआन जोर जोर से हंसने लगे। वहीं दूसरी तरफ ऑरेंज चुपचाप सोफे के नीचे पड़ा हुआ था। तभी अचानक जान को उसकी याद आई और उसने मन ही मन कहा कि हाँ, मैं तो भूल ही गया, थैंक गॉड मैंने ऑरेंज को इस तरह से बनाया है कि वो दूसरों के सामने चुपचाप एक खिलौने की तरह पड़ा रहेगा, नहीं तो अब तक ये तीनों भाई मिलकर मुझे अपने सवालों से ही मार देते। जब तीनों भाई आपस में बात करने में व्यस्त थे तभी जान ने चुपके से ऑरेंज को उठा लिया और अपनी गोद में रख लिया। अपने आप को जान की गोद में पाकर ऑरेंज भी अब मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। वो बार बार जान के ऊपर अपनी फ्लैश लाइट जलाकर थैंक यू कह रहा था। काफ़ी देर तक सब लोग आपस में बातें करते रहे।
ऑरेंज चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था। तभी अचानक युआन की नज़र ऑरेंज की तरफ गई और उसने पूछा कि भैया, ये तो बहुत ही क्यूट रोबोट है, क्या ये डांस भी करता है? ये सुनकर जान मन ही मन बोलता है, अब तुम्हारे जैसा बंदर तो सिर्फ डांस के बारे में ही सोच सकता है, ये कोई टॉय रोबोट नहीं है। मैं तो कहूँगा कि ऑरेंज तुमसे भी ज़्यादा स्मार्ट है, ये तुम्हारे बिजनेस को तुमसे ज़्यादा अच्छे से चला सकता है। पर जान अभी ऑरेंज को सबके सामने छुपा कर रखना चाहता था, इसलिए उसने अपना मन मसोच कर कोई जवाब नहीं दिया और युआन की बातों में हामी भरते हुए उसने कह दिया, हाँ हाँ, ये डांस भी कर लेता है। युआन ने कहा, वाओ, बचपन में ना मेरे पापा ने भी मेरे लिए एक ऐसा ही रोबोट खरीदा था, पर थोड़े दिनों तक के लिए तो सब कुछ ठीक था, पर जब वो एक ही चीज़ बार बार करता था ना भैया, तो मैं बोर हो जाता था। एक दिन तो मुझे उस पर इतनी ज़ोर से गुस्सा आया कि मैंने उसे पटक पटक कर तोड़ दिया। युआन की बातें सुनकर जान ऑरेंज की तरफ देखने लगा और उसने बहुत ही मायूसी भरे चेहरे से ऑरेंज की तरफ देखा और सोचा कि कहीं मेरे ऑरेंज को इसकी बातों का बुरा ना लग जाए। इधर ईबो अभी भी अपनी यादों में खोया हुआ था, जैसे वो अपने सदमे से बाहर ही नहीं आया हो। हाइक्वेन काफ़ी समय से उसे देख रहा था। उसने कहा कि जान, क्या हम लोगों के लिए कुछ चाय पानी का इंतज़ाम हो सकता है? युआन समझ गया कि हाइक्वेन भैया ईबो भैया का ध्यान बटाना चाहते हैं, इसलिए उसने भी कहा कि हाँ, अगर चाय के साथ थोड़े स्नैक्स भी मिल जाए ना भैया, तो बहुत अच्छा होगा। जान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, आप लोगों के लिए मैं अभी चाय का अरेंजमेंट करवाता हूँ। फिर वो युआन की तरफ मुड़ा और उसने कहा कि अच्छा सुनो युआन, अगर तुम्हें ज़्यादा भूख लगी हो तो मैं किम आंटी से कहकर तुम्हारे लिए सैंडविचेस बनवा दूँ, तुम खाओगे? युआन ने मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब दिया। ये सुनकर जान किचन की तरफ चला गया। जान के जाते ही वहाँ का माहौल बदल गया। ईबो की आंखों में गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। उसने कहा कि उस रात मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था वो ऐसे ही नहीं हुआ था। मुझे तो लगता है किसी ने प्लान बनाकर मेरा एक्सीडेंट करवाया था। हाइक्वेन को भी लगा कि ईबो शायद सही नतीजे पर पहुंच रहा है। उसने भी सिर हिलाते हुए कहा कि हाँ, मुझे भी लगता है कि तुम सही कह रहे हो, क्योंकि उस समय जब मैंने तुम्हारे घाव को देखा था तो मुझे ऐसा ही लगा था कि वो आदमी तुम्हें जान से मारना चाहता था, पर शुक्र करो कि कार ने तुम्हारी जान बचा ली। तुम्हारे सिर में बहुत चोट आई थी, इसलिए मैंने तुम्हें जानबूझकर कोमा में डाल दिया था। ये सुनकर ईबो ने गुस्से में कहा, हाँ, मैं तो बच गया था ना, क्योंकि मैं अमीर था, क्योंकि मेरे पास सबसे बेहतरीन कार थी, क्योंकि मुझे तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट मिल गया था। अब इतने अमीर खानदान से होने का कुछ तो फ़ायदा होता ना। तो ज़रा सोचो जान के साथ क्या हुआ होगा उस रात। वो तो बस एक 16 साल का मासूम लड़का था जिसके पास कोई नहीं था। उसके पास तो ना ही पैसा था, ना ही रहने के लिए घर। मैंने उस मासूम से लड़के को दरिंदों से भरी इस दुनिया में अकेला छोड़ दिया था। ये सुनकर युआन उदास हो गया और कहता है, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि जान भैया को उस रात कितनी तकलीफ हुई होगी। मुझे तो उस रात के बारे में सोचकर ही डर लग रहा है। ईबो ने कहा, चाहे वो कोई भी हो, पर मैंने फैसला कर लिया है कि जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेता हूँ तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। उसके किए की सज़ा मैं उसे ज़रूर दूंगा, और ऐसी सज़ा दूंगा कि वो मुझसे मौत की भीख मांगेगा। मैं तो बस जानना चाहता हूँ कि उसकी हिम्मत कैसे हो गई मेरे जान को चोट पहुँचाने की। फिर तभी हाइक्वेन ने उसे बीच में रोकते हुए कहा कि पहले ये तो पता लग जाए ईबो कि वो है कौन, और दूसरी बात ये कि उसने अगर ऐसा किया तो आखिर क्यों किया। युआन ने मुंह बनाते हुए कहा कि वैसे भी वांग खानदान के बहुत सारे दुश्मन हैं, क्या पता कोई हमारे ही बीच का हो, कोई दूसरी कंपनी के लोग, या फिर कोई पुराना दुश्मन भी तो हो सकता है। ईबो ने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो हमारे बिजनेस के पीछे है, क्योंकि जिस तरह से उसने हमारे आदमियों को टॉर्चर किया है ना, और जिस तरह से उसने 7 साल पहले मेरे खिलाफ प्लान बनाया था, उससे तो यही लगता है कि उसकी मुझसे कोई पर्सनल दुश्मनी है। हाइक्वेन ने कहा, हाँ बिल्कुल,
शायद तुमसे ही कोई पर्सनल दुश्मनी होगी, क्योंकि 7 साल पहले और अब भी तुम ही वांग ग्रुप के मेन चेहरे हो। इसलिए अगर कोई टारगेट करेगा तो तुम्हें ही करेगा। और मुझे तो लगता है कि दूसरे नंबर पर युआन है, इसलिए अब खासकर तुम दोनों को अपना ख्याल रखना होगा। पता नहीं अगला अटैक कहाँ से हो जाए। वैसे भी जब से ईबो ने वांग ग्रुप्स की कमान संभाली है, तब से कंपनियां ऊंचाइयों पर पहुंचती जा रही है। इसलिए अगर अभी अचानक ईबो को कुछ भी हो जाता है तो कंपनी को बहुत भारी नुकसान होगा और सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा वापस निकालने लगेंगे। फिर कंपनी को डूबने से कोई नहीं बचा पाएगा। जहाँ कुछ लोग वांग खानदान की इज्जत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग इतने सारे पैसे और पावर की वजह से उनसे जलते रहते हैं। इसलिए पूरी दुनिया में न जाने कितने ही ऐसे लोग होंगे जो उनको चोट पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए उस आदमी को ढूंढना इतना आसान नहीं है। यहाँ तक कि जब 7 साल पहले ईबो का एक्सीडेंट हुआ था, तब भी उसके परिवार वालों ने इस बात को पूरी दुनिया से छुपा लिया था। तब वांग हेन को अचानक ही कंपनी की बागडोर अपने हाथों में लेनी पड़ी थी। इसलिए सभी भाई यही सोच रहे थे कि आगे चलकर फिर ऐसा कुछ भी ना हो। तभी युआन ने कहा कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि उन लोगों ने हमारा खानदानी हीरा क्यों चुराया था। क्या उन लोगों को पता नहीं था कि उसे मार्केट में नहीं बेचा जा सकता? मुझे तो लगता है कि उन लोगों को पता था कि जैसे ही वो लोग हीरा बेचने की कोशिश करेंगे, हमारी कंपनी को ये बात पता चल जाएगी। हाइक्यून ने कहा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी हुआ होगा। क्या पता किसी ने उसे हीरे को ब्लैक मार्केट में बेच दिया हो, और ब्लैक मार्केट में अगर बिकेगा तो हमारी कंपनी किसी भी तरीके से पता नहीं लगा पाएगी। इसलिए हीरा तो हमेशा हीरा ही रहेगा, चाहे वो नॉर्मल मार्केट में हो या ब्लैक मार्केट में। ईबो अभी भी सारी बातों को एक साथ समझने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे अचानक कुछ बात याद आई और उसने कहा, अच्छा, अब मुझे कुछ तो याद आ रहा है कि मैं हमेशा उस हीरे को अपने साथ लेकर घूमता था और उस दिन मैंने उस हीरे को जान को दे दिया था। हाइक्यून और युआन एक साथ शॉक्ड होकर बोले, मतलब ब्रो? ईबो ने कहा, अभी अभी हमने रिकॉर्डिंग में सुना है कि हमारा आदमी कह रहा था कि हीरे और एक्सीडेंट का कोई कनेक्शन है। तो मुझे लगता है कि पहले वो आदमी मेरे पास आया होगा और मेरे एक्सीडेंट के बाद जब उसे हीरा मेरे पास नहीं मिला होगा, तब वो जान के पास गया होगा। इसलिए मुझे लगता है कि इन सबका हीरे से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। ये सुनकर हाइक्यून और युआन की आंखें खुली की खुली रह गई। हाइक्यून और युआन को ये समझते देर नहीं लगी कि 7 साल पहले जान के साथ जो भी कुछ हुआ था वो बस उस खानदानी हीरे की वजह से हुआ था, और अब तक हम लोग यही सोच रहे थे कि जान हीरा लेकर भाग गया था। शायद यही वजह है कि हम लोगों को उस समय सीसीटीवी कैमरे में कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तभी युआन ने कहा, भैया, मुझे तो लगता है ये आदमी कोई आम इंसान नहीं है। उसने पूरा प्लान बनाकर आप पर अटैक किया है। हाइक्यून ने कहा, मुझे ये बात अभी भी समझ में नहीं आ रही कि जान तुमसे नफरत क्यों कर रहा है। मुझे तो लगता है कि इन सब के पीछे कोई और भी वजह है जो सिर्फ उसे ही पता है। आई थिंक हमें उसके बारे में पता लगाना चाहिए। फिर वो ईबो की तरफ देखने लगा और कहा, अब हमारा नेक्स्ट प्लान क्या होगा? क्या तुम्हारे दिमाग में कोई प्लान चल रहा है? तो प्लीज़ हमसे शेयर कर जरूर करना। इनफैक्ट हमें अभी बताओ। ईबो ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि डोंट वरी हाइक्यून, बहुत ही जल्द हम लोगों को उन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पर अभी मैं जान का ख्याल रखना चाहता हूँ, क्योंकि 7 साल पहले मैंने उसे अकेला छोड़ दिया था और इसी वजह से वो मेरी ज़िंदगी से दूर चला गया था। मैं दोबारा वही बात होते हुए नहीं देखना चाहता। इस बार अगर किसी ने उसे छूने की भी कोशिश की ना, तो मेरे हाथों से वो बच नहीं पाएगा। अब ईबो को समझ आ गया था कि दुश्मन ने जान पर हमला आखिर क्यों किया। इसलिए उसे लगता था कि शायद उस पर दोबारा हमला हो सकता है, पर उसे ये बात पता नहीं थी कि उस रात जान के ऊपर हमला कैसे हुआ था। आखिर उसे कैसे पता चला कि हीरा जान के पास है? शायद दुश्मन ये नहीं जानता कि जान अभी भी जिंदा है, नहीं तो वो दोबारा अटैक जरूर करता। पर जब तक ये बात पता नहीं चल जाती कि वो आदमी कौन है,
जान को सच में बाकी की दुनिया से छिपा कर रखना बेहतर होगा। इसलिए वो पहले गुपचुप तरीके से दुश्मन के बारे में पता करना चाहता है, तब उसके ऊपर हमला करना बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो बिना सोचे समझे कुछ करने से बाजी पलट सकती है। तभी ईबो ने युआन से कहा, युआन, अभी की अभी हमारी सिक्योरिटी टीम को ऑर्डर दो कि वो लोग आज के बाद से हमारे और हाइक्वेन की फैमिली के लोगों की सुरक्षा कड़ी कर दें। चाहे कुछ भी हो जाए, वो लोग किसी को भी एक पल के लिए भी अपने से दूर ना होने दे। सिक्योरिटी को इतना टाइट करो कि हमारे घर वालों को कोई छू भी ना सके। ये सुनकर युआन ने कहा कि ठीक है भाई, मैं अभी सब इंतजाम करता हूँ। और हाँ, जब तक मैं ना कह दूँ तब तक वांग ग्रुप में किसी को भी नौकरी पर मत रखना। और अभी हमारी कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनका बैकग्राउंड चेक अच्छे से करो। अगर किसी पर भी थोड़ा सा भी शक है ना तो उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कराओ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है, जान के घर और फिनिक्स एंटरप्राइजेस के चारों तरफ जितनी भी ज़मीन है उन सबको जल्दी से जल्दी खरीद लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी जान के आसपास भी आए। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर मुझे इंस्टा पे आपको फॉलो करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आईडी मेंशन की है, आप ज़रूर जाके चेक कर लीजिएगा। और आपको जो भी आप पूछना है मुझे आप उस पर डीएम कर दीजिए। लव यू ऑल, बाय बाय।